डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो रह जाएगा। अब ये मैं फैसले की बात क्यों कर रहा हूं ये आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि आप देखना शुरू कर चुके हैं डीडी किसान का बेहद शानदार शो जिसका नाम है सच के साथ, और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो चलिए फैसलों पे लौटते हैं जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा था। फैसले किसी के भी जीवन में बहुत खास होते हैं, हम और आप भी करते हैं, सरकारें भी हमारे लिए करती हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार फैसले कर रही है वो फाइलों के लिहाज से नहीं हो रहे हैं, वो धरातल के हिसाब से हो रहे हैं, वो किसानों के हिसाब से हो रहे हैं, उनकी आय को बढ़ाने के हिसाब से हो रहे हैं, वो पशुधन को लेकर हो रहे हैं, वो डिजिटल कृषि मिशन को लेकर हो रहे हैं। कुल मिला के वो सर्वांगीण विकास की ओर बढ़ते हुए कदम है। और मैं हमेशा कहता हूं कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी विकास पहुंचना चाहिए, और सिर्फ कहते नहीं है, करते हैं। आज मैं बात करूंगा आपसे 7 बड़े फैसलों की। जी हां, 7 ऐसे बड़े फैसले जो हाल ही में लिए गए, कैबिनेट ने उनको मंजूरी दी और लगभग 14,000 करोड़ का खर्चा भी उन फैसलों को पूरा करने के लिए आएगा। लेकिन खर्च से परे किसानों के विकास की बात सर्वोपरि है सरकार के लिए, हम और आप अच्छे से जानते हैं। तो इन्हीं 7 बड़े फैसलों को आज नजदीक से आपको जरूर समझना चाहिए, और इन्हें समझाने की मैं और मेरे साथ जुड़ने वाले खास मेहमानों का खास पैनल भी यही प्रयास आपके लिए करेगा। लेकिन आप जानते हैं मेरे शो की रवायत है, पहले एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और फिर मेहमानों के साथ आज के इस विषय पे विस्तार से चर्चा करते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे होंगे आप मालामाल और कैसे सरकार का बड़ा प्लान है इन बड़े 7 फैसलों को लेकर आपके लिए, तो आज का शो मस्ट वॉच है। 50 से 55 मिनट सिर्फ हमारे लिए रिजर्व रखिए, इस रिपोर्ट को देखिए और फौरन लौटता हूं। आप मेरे साथ रहेंगे हमेशा की तरह, विश्वास है सच के साथ, आपके साथ। मोदी सरकार की लगातार यही कोशिश रहती है कि कतार में खड़े अंतिम व्यक्ति तक भी विकास जरूर पहुंचे, और जब बात खासकर किसानों की होती है तो मोदी सरकार का विजन, उनकी योजनाएं, उनके फैसले किसानों के विकास पर ही केंद्रित होते हैं। सरकार द्वारा लिए गए हाल ही के 7 बड़े फैसले ये बताते हैं कि सरकार किसानों के उत्थान के लिए कितनी प्रतिबद्ध है। केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी हाल ही की बैठक में 7 अहम फैसलों को मंजूरी दी। इसका मकसद कृषि संबंधी गतिविधियों को मदद मुहैया कराना और देश भर में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। जानकारी के अनुसार इन 7 प्रोजेक्ट्स पर कुल 13,966 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य कृषि क्षेत्र की मदद करना, सतत विकास को बढ़ावा देना और सभी नागरिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। किसानों की जिंदगी में सुधार के लिए केंद्र सरकार की इस पहल में 2047 तक की योजना की झलक देखी जा सकती है। अब आपको बताते हैं कि सरकार ने कौन से 7 बड़े फैसलों को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,817 करोड़ रुपए के डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। फसल विज्ञान के लिए 3,979 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। कृषि शिक्षा और प्रबंधन को मजबूत करने के लिए 2,291 करोड़ रुपए के कार्यक्रम का ऐलान हुआ। पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य के लिए 1,702 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी गई। मंत्रिमंडल ने बागवानी क्षेत्र के टिकाऊ विकास के लिए 860 करोड़ रुपए की एक और योजना को भी स्वीकृति दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि विज्ञान केंद्रों के लिए 1,202 करोड़ रुपए मंजूर किए। इसी के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन को मजबूती देने के लिए 1,115 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी मिली है। इन सभी फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का कहना है कि सरकार का मकसद किसानों की जिंदगी बेहतर बनाना है और उनकी आय बढ़ाने के लिए ही ये 7 बड़े फैसले लिए गए हैं, जिनमें पहला और सबसे खास फैसला है डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन। ये कृषि के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। कुछ अच्छे पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिसमें सफलता भी मिली है। डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के
पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वहाँ पे ये पूरा प्रोसेस 20 मिनट में कंप्लीट होता है। 20 मिनट सारे के सारे पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली एक डिजिटली चेक हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली लोन सैंक्शन हो जाता है। बहुत बड़ा चेंज आएगा इससे। उसी आधार पर कुल 2,817 करोड़ रुपए के निवेश के साथ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन की स्थापना की जाएगी। तो आज सच के साथ कार्यक्रम में इन्हीं 7 बड़े फैसलों को नजदीक से समझने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास होगा कि इन फैसलों से किस तरह से किसानों के जीवन में बड़ा बदलाव देखा जाएगा। तो इस रिपोर्ट के जरिए आज हम किस पे चर्चा करने जा रहे हैं उसकी एक तस्वीर तो मैंने उकेर के आपको समझा दिया है और आप समझ भी गए होंगे कि चर्चा किसके इर्द गिर्द रहेगी। लेकिन मेरे विशेषज्ञ, मेरे खास एक्सपर्ट आपको इन 7 फैसलों के बारे में बेहद बारीकी से समझाएंगे और ये बताएंगे कि सरकार ग्राउंड पर उतर के काम करने की मंशा रखती है। परिचय मैं आपका एक एक कर रहा हूं जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं एसके सिंह साहब, आप जानते ही हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से मेरे साथ कई बार जुड़ते हैं। सर स्वागत है आपका। शिवाजी सरकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं और आज भी मैं यही उम्मीद सर आपसे कर रहा हूं। आतम सिंह नागर किसान नेता हैं और आगे बढ़ के किसानों की बात करते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि किसानों के हित में क्या है। स्वागत सर आपका। असीम रावत मेरे साथ जुड़ रहे हैं, फाउंडर हैं हेता के, और हेता क्या करता है और कैसे इन 7 फैसलों को लेके आशान्वित है ये भी आज हम असीम रावत से समझेंगे। तो शुरुआत एसके सिंह सर आप ही से करना चाहूंगा। तो क्या ये फैसले सिंह साहब बता रहे हैं प्रधानमंत्री की मंशा को, जो कहती है, जो बताती है, समझाती है कि भाई लाइन में कोई आखिर में भी खड़ा है तो विकास उस तक पहुंचेगा, और जब बात होती है किसानों की तो फिर ये योजनाएं और प्रतिबद्ध तौर पे हम देख पाते हैं। इन 7 फैसलों से वो पुश मिलता है सर। उपाध्याय जी, आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी रही, आपको बधाई उसके लिए, धन्यवाद। इस बात को, विकास की बात को ध्यान में रखा गया है तो एक शब्द में कहें कि सरकार का दृष्टिकोण इस पर क्या है, विजन क्या है। तो इसका विजन यही है कि किसान के जीवन को कैसे सरल किया जाए, तो एक एक बात करेंगे, उस योजनाएं उनसे ही केंद्रित हैं। बिल्कुल। दूसरा यह है कि किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए, और आय बढ़ाना ही एक उद्देश्य नहीं है, यह टिकाऊ कैसे हो, सस्टेनेबल कैसे हो। इन चीजों को केंद्र में रखते हुए, जिसको हम लोग कहते हैं कि यह एक विजन है, इसको 7 मिशन से आगे ले जाना है। उसके 7 रास्ते। रास्ता नंबर 1 यह है कि एग्रीकल्चर को डिजिटल बनाना है। और मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूं अपने किसान भाइयों के लिए कि यह परियोजना अभी शुरू नहीं हुई है, 2021 से चल रही है। इसका कॉन्सेप्ट नोट आया और पायलट्स कुछ आ गए हैं, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है। कई राज्यों में इसका पायलटिंग की जा रही है और कई जगह इसका सफलता प्राप्त हुई है। मैं कुछ चीज इसमें इशारा कर दूं कि हम परंपरागत तरीके से हम पता करते थे कि कितना डिजिटल कृषि समझा रहे हैं सर अभी आप? बिल्कुल, डिजिटल कृषि मिशन, ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। तो पहले हम क्या करते थे कि हर कोई, हमारे पास डाटा नहीं होता था, हम अंदाज लगाया करते थे, पूर्णतया एस्टिमेट हुआ करता था। अगर हमको यील्ड पता करना होता था कि कितना प्रोडक्शन होने वाला है, तो हम क्या करते थे, ब्लॉक स्तर पर जाते थे, वहाँ के कर्मचारी छल्ला मार के हार्वेस्टिंग करते थे। आज ये डिजिटली होना है। हमारे पास क्रॉप रजिस्ट्री का कोई डाटा नहीं था। एग्री स्टैक जो इसका एक कंपोनेंट है इस मिशन का, डिजिटल मिशन का, एग्री स्टैक में 3 स्टैक लगे हुए हैं, डिजिटल स्टैक। एक जो है फार्मर्स रजिस्ट्री है कि फार्मर्स का सारा डाटा कैप्चर होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि हर किसान को पता होगा, हर योजना बनाने को पता होगा, हर लाभ देने वाले को कि कैसे कैसे उनके लाभ सीधा पहुंचना है। दूसरा जो है क्रॉप रजिस्ट्री, कौन सा किसान कौन सी फसल बोएगा वो पूर्णतया हर जानकारी उपलब्ध होगी। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण जानकारी होगी लोकेशन की, स्पेशल जानकारी होगी कि कौन सा गांव कहां पर है, कैसे है। तो ये एक रजिस्ट्री और है, डिटेल में हम उस पर चर्चा बात में करेंगे। ये आप डिजिटल कृषि की बात कर रहे हैं सर? हम डिजिटल कृषि, ठीक है सर। एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं और अपने व्यूवर्स को अपडेट के तौर पे बता दूं, डिजिटल कृषि मिशन, जी हाँ, यही विषय है मेरा। अगले मंगलवार जब मैं आपसे मुलाकात करूंगा, तो आज तो सिर्फ ट्रेलर भर हमने इसका जिक्र किया है, अगली बार 50 से 55 मिनट
डिजिटल कृषि मिशन पे हम और आप बात करेंगे। तो अभी से मैंने आपको ये विषय बता दिया है, इसके मुतालिक कोई जानकारी हो तो आप हमारे प्रोग्राम के नीचे कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं जो आप जानना चाहते हो। सिर्फ मुझे बताना था। एसके सिंह अपनी बात कंटिन्यू करिए प्लीज। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होती थी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो समय गया कि आपको खूब फर्टिलाइजर डालना है, खूब पेस्टिसाइड डालना है, आपकी अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। समय आ गया है कि आपको ऑर्गेनिक खेती पर जाना है, आपको नेचुरल फार्मिंग पर जाना है। लेकिन इसके लिए जरूरत किस चीज की है? इसकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग जो है, इसकी जो इनके जीनोम्स होते, जो जीन्स होते हैं, जो उनको परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब सारांश में किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके पूरा रिसर्च को चेंज करना है। रिसर्च की जो मोटिव थी, जो उसकी लाइन थी, उसको बदलना है। इसके लिए कहा गया है कि एग्रीकल्चर स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन मैनेजमेंट एंड सोशल सेक्टर में इस चीज को लिया गया है इसमें। और दूसरा जो है, इसमें केबीके को मजबूत किया जाना है। ठीक है सर, नटशेल में अभी इतनी बात हम समझ लेते हैं, आगे में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे तो मैं आपसे डिटेल में समझूंगा। मेरे साथ हातम सिंह नागर भी हैं। हातम सर, असल में जो फैसले समझाए गए हैं, बताए गए हैं, और ये बताया गया है कि इन फैसलों के पीछे विशुद्ध तौर पे एक ही मंशा है कि किसानों की आमदनी बढ़े, उनकी आय के साथ उनकी जीवन शैली में परिवर्तन हो, और बात सिर्फ 2024 की ना हो, 2047 तक का एक रोड मैप खींचने का प्रयास किया गया है। किसान क्या इन सारी बातों से खुद को रिलेट कर पा रहे, मुतमईन है सर? देखिए, ऐसा है भाई जी, जो चीज़ें अब सामने आ रही हैं इस सरकार के द्वारा जी, अब से पहले जो हमारी खेती और किसानी थी वो एक तरीक़ा से नेगलेक्ट थी कि किसान अपनी खेती कर रहा है, वो किस तरीक़ा से बीज ला रहा है, किस तरीक़ा से पैदा कर रहा है, फिर जो कुछ उसका बच रहा है उसे बाज़ार में बेच रहा है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आई माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनका एक विजन था कि इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती तब तक इस देश का किसान खड़ा नहीं होएगा। ठीक है। और किसान की लगभग जो 18% हमारी जो ग्रोथ है उसमें भी हमारी भागीदारी है। तो ये जो अब खड़ा कैसे होएगा, आमदनी कैसे होएगी, कि सबसे पहले किसान की जो उत्पादन था उसे बढ़ाया जाए, उस पर लागत कम हो और उसे बेनिफिट ज़्यादा हो। उसके बाद उसे बाजार मिलना चाहिए कि उसकी जो फसल वो पैदा करे उसे अच्छी कीमत में उसकी फसल बाजार में बिक जाए। और उसे जो नुकसान अगर होता है, कोई प्राकृतिक जो आपदा आती है जो किसान की 6 महीने की मेहनत को 6 मिनट में ख़त्म कर देती है, उसकी रिकवरी कैसे हो, ये सारी चीज़ें इस सरकार के द्वारा ये करी जा रही है। जो ये हम बात कर रहे हैं, जो ये जो 7 बिंदु रख के जो पूरी की पूरी एक किसान के लिए जो एक हाईवे बनाया जा रहा है कि जिस पर किसान बहुत तेजी से उन्नति से आगे बढ़े, तो मेरे विचार से धीरे धीरे जो चीज़ें चल रही हैं ये किसान को निश्चित रूप से काया पलट कर देगी। और जो हमारा रफ्तार से आप संतुष्ट हैं? धीरे धीरे अभी भाई जी ये एक शुरुआत है, लेकिन उसके पीछे जो 2014 से जो भी किसानों के लिए हुआ है, चाहे तो किसान सम्मान निधि की बात करो, चाहे पीएम फसल बीमा योजना की बात करो, चाहे सिंचाई की बात करो, वो चीज़ें जो धीरे धीरे ट्रैक पे आई वो आज दौड़ रही हैं। और जो आज की चीजें हैं ये निश्चित रूप से अभी खुश है, मतलब किसान खुश है, निश्चित रूप से किसान के लिए समझा रही है वो समझ पा रहा है, निश्चित रूप से किसान के लिए क्रांतिकारी कदम होंगे और इससे हमारे किसान की आमदनी निश्चित रूप से दुगनी होगी और किसान की जो एक दशा और दिशा दोनों चेंज होंगे। ठीक है, हमारे साथ असीम रावत भी हैं। तो रावत जी, असल में पशुधन के टिकाऊ स्वास्थ्य का जिक्र भी इन 7 फैसलों में दिखाई देता है, और न सिर्फ दिखाई देता है बल्कि बताया जा रहा है कि 1702 करोड़ 1702 करोड़ इसके लिए अलॉट भी किए गए, इसके लिए उसकी मंजूरी मिल गई है। सर, ये काफी है प्रयास जो किए जा रहे हैं, या भी एफर्ट्स थोड़े और करने होंगे, या फिर आपको पूरी उम्मीद है कि तस्वीर बड़ी ही दिखेंगे हम? देखिए, ये एक बड़ा मिशन है, क्योंकि मैं खुद गाय पालता हूँ, कृषि भी करता हूँ, तो ये जो डिसीजन लिए गए हैं इनको मैं बारीकी से देख भी रहा हूँ, और जो चेंज हो रहा है उसको भी महसूस कर पा रहा हूँ। मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे टीकाकरण की बात करते हैं, पशुधन का जो स्वास्थ्य है, टीके इम्पॉर्टेंट होते हैं। जैसे ब्रुसेलोसिस जो नाम की एक बीमारी होती है, पहले कभी भी ये टीका उपलब्ध नहीं था। अच्छा। पर आज किसान के घर पे जाकर पूरे देश में ब्रुसेला का टीका
लगता है, मेरे गोधन को भी लगा है, और ये एक बहुत अच्छा कदम है। ऐसे ही फुट एंड माउथ डिसीज़ FMD से कहते हैं। तो जब आपका पशुधन स्वस्थ रहेगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट किसान को तो होता ही है, आपकी मोर्टेलिटी रेट कम हो जाती है। तो एक ये चीज़ है। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि जो रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन है, ये पहले जो होते थे और अब जो हो रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कितने किसान गौपालक ऐसे हैं जिनको कभी जो है पद्म भूषण अवार्ड मिला था, अब मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। एक नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड जो है, राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड जो है, ये हाईएस्ट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है और रेगुलरली मैं देख रहा हूँ नॉन स्टॉप 10 सालों से हो रहा है, प्रति वर्ष हो रहा है। तो ये जो आप रिकॉग्नाइज करते हैं किसान को जाकर ग्राउंड लेवल पे, और जिसमें कोई जो है पार्शलिटी की चांस नहीं होती, आपकी सेंट्रल टीम आती है, देखती है, तो उत्साहवर्धन होता है कि भाई मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं जो है। तो ये 2-3 कदम ऐसे हैं जो मुझे लगते हैं कि डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे हैं और रेगुलर हो रहा है। ये एक बार नहीं कि अवार्ड दिया फिर आप भूल गए उसको जो है। तो ये चीज़ जो ऐसी है बहुत अच्छे कदम, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है। और इसी को लेते हुए मैं 3 दिन पहले मेरा जो ट्रांसफार्मर है जहाँ पे ट्यूबवेल लगा था वो खराब हो गया। अभी कृषि की बात है। तो ऑनलाइन जाकर उसकी 1912 पे कॉलिंग हुई और मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज करा दी और 2 दिन के बाद वो ट्रांसफार्मर चेंज हो गया। अब ये चीज़ पहले संभव नहीं थी। कितनी तेजी से त्वरित कार्रवाई हुई। कितना समय पहले? ये मतलब अभी आप ये मान लीजिए कि अगर 8-9 साल पहले की बात हो तो ट्रांसफार्मर चेंज कराना एक बहुत बड़ी महारत होती है। आपको जाकर मंत्री तक मिल जाना पड़ता है, ये बहुत मुश्किल होती है किसान के लिए। तो अब एक तो ट्यूबवेल के जो बिल हैं, मैं यूपी के बारे में बता सकता हूँ, और भी स्टेट्स में ऐसा ही है तो लगभग, लेकिन ये बिल माफ है। ये अपने आप में किसान के लिए डायरेक्ट आप उसको सुविधा दे रहे हैं। और ये अगर कुछ खराब होता है तो तुरंत कार्रवाई होती है। आपको ऑनलाइन जाकर डिजिटली, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आपको बस कॉल करनी है और अपनी कंप्लेंट दर्ज करानी है और आपको सोल्यूशन मिल रहा है उसका, और वो ट्रैक हो रहा है। वो कॉल करके पूछ भी रहे हैं भाई हो गया कि नहीं हो गया। तो आई थिंक ये बहुत ही बढ़िया चेंजेस हैं। और ठीक है, यानी एसी कमरों में बैठ के योजनाएं नहीं बनाई जा रही, लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको उस नीति निर्धारण में शामिल करके योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब कह सकते हैं कि योजनाओं का विकेंद्रीकरण हो गया। इस पे एक कमेंट शिवाजी सर आपका। सर, वो जो योजनाओं का केंद्रीकरण हम देखते थे पिछले कई सालों में, वो विकेंद्रीकरण में तब्दील हो गया। आपको क्या लगता है, जिनकी जरूरत है उनकी जरूरत के हिसाब से जब योजनाएं बनेगी तो फिर उसका रिजल्ट कुछ और होगा? क्या हम वैसा ही देख रहे हैं सर? आपने बिल्कुल सही कहा है। देखिए, ये जो सारी चीज़ें अभी जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है, इसकी तैयारी जो है कई सालों से की जा रही थी। और इस बार का अगर आप इकोनॉमिक सर्वे देखें तो उसमें ये सारी चीज़ों का जिक्र किया गया है, उसमें रिकमेंडेशंस भी हैं। तो उसमें जो है, देखिए, सिर्फ सीधी सी चीज़ जो है, मैं बेसिक्स बता देता हूँ। उसमें जो खास चीज़ें बताई गई है पॉलिसी रिकमेंडेशन में, वो मैं कहा गया है कि फूड की जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है, जिसके बारे में अभी सिंह साहब बात कर रहे थे, उस पर तवज्जो देना है। इंसेंटिव्स जो दिए जाते हैं क्रॉप्स में, वो क्रॉप न्यूट्रल हो गए, यानी कि सभी क्रॉप्स पे एक जैसी इंसेंटिव देनी है। कोई ऐसा नहीं है कि एक को ज़्यादा देना है, एक को कम देना है। चैलेंजेस भी हैं उसमें। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस जो है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के अलावा जो है क्लाइमेट चेंज का जो है, और उसके साथ इस बार जो इतनी गर्मी पड़ी है उसके वजह से जो समस्याएं आ रही है उसको देखने की ज़रूरत है, उसको स्टडी करने की ज़रूरत है, उसकी रिसर्च की ज़रूरत है। क्रिटिकल रिसोर्सेज का किस तरह से सस्टेनेबल यूज़ हो, यानी कि लगातार जो रिसोर्सेज हैं उसका हम लगातार कैसे इस्तेमाल करते रहें, इस पर भी सारी बातचीत करनी है। और साथ में जो है उन्होंने कहा कि एग्रीकल्चर जो हमारे मुल्क में है वो एक सक्सेस स्टोरी रही है। कभी हम जो है खाद्यान्न भी इंपोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट करने लायक हो गए हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं कई चीज़ों को। तो और एक्सपोर्ट कैसे, क्या चीज़ें करनी है, वो भी हम जब बातें करेंगे वही बताएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि न्यूट्रिशन मिल क्या होनी चाहिए। जैसे हमें नेशनल मिलेट प्रोग्राम किया है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नेशनल मिलेट से ही नहीं होगा, जो दालें हैं, मिलेट है, फ्रूट है, वेजिटेबल है, मिल्क है, दूध है, और भी जो खाने की चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं और लोगों के खाने की आदतें भी बदल रही है और उसके डिमांड्स भी बदल रहे हैं, उसकी भी स्टडी करके उन चीज़ों को भी बढ़ावा देना है। दूसरी चीज़ उन्होंने जो कहा है कि आम तौर पे जो खाद्यान्नों के दाम होते हैं किसी भी तरह का, वो डिमांड के हिसाब से होते हैं, पर कई जगह जो है भी बॉटलनेक है जो सप्लाई के हिसाब से होता है और सप्लाई कई बार ठीक से नहीं हो पाता है, तो उसको भी हमें सुधारने की ज़रूरत है। साथ में जो है उन्होंने एक चीज़ और कही है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो खास करके बाज़ार से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको पता है
कि एक फ्यूचर्स का ऑप्शन होता है, फ्यूचर्स ट्रेडिंग होती है, उसमें कई तरह की समस्याएं आती है, तो उसको स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि खास करके इसमें जो सरकारी अफसरों के जो इंटरवेंशन होते हैं तो वो जो है कम से कम कैसे हो उसको देखने की ज़रूरत है, जिससे कि बाज़ार में जो है जो कृषि जो कमोडिटीज़ हैं उसका जो है उपलब्धता जो है हर जगह बराबर तरह से होता रहे। क्योंकि उसकी वजह क्या है, इसकी सिर्फ एक वजह ये नहीं है कि एक्सपोर्ट को जो है अलाउ करना। उन्होंने कहा कि एक्सपोर्ट जो है उस पर आपको बैन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट बैन से जो है किसान को नुकसान होता है, उसको इंटरनेशनल प्राइसेस मिलना चाहिए। पर उसके साथ साथ जो है उन्होंने ये भी कहा है कि इससे मतलब ये नहीं है कि जो डोमेस्टिक जो है जो हिंदुस्तान के अंदर जो है उसमें सप्लाई किसी तरह से कम हो जाए तो फिर प्राइस फ्लक्चुएशन होगा। तो उन्होंने कहा है कि ये जो प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो उसके लिए हमें देखना है कि जो इन्फ्लेशन होता है, जो महंगाई बढ़ती है, तो उसको भी किस तरह से रोकना है, हमें ये भी देखना है। उन्होंने एक चीज सजेस्ट किया है कि कई खाद्यान्नों में महंगाई उन्होंने माना कि होगी, पर उन्होंने कहा कि फिर क्या होगा कि जो गरीब लोग होंगे उनको नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किया गया है जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, जो लोगों को सीधे पैसे दिए जाते हैं, ऐसे चीजों के लिए जो जरूरी है उनको इस तरह से दिया जाए तो उनको परेशानी नहीं है। तो सर्वांगीण विकास के हर आयाम को छूने की कोशिश इन 7 फैसलों के जरिए की गई है। मेरे एक्सपर्ट्स ने कुछ फैसलों का जिक्र आपसे कर दिया है, लेकिन कई और खास बातें बाकी हैं। सबसे ज्यादा कृषि शिक्षा और उसके प्रबंधन का जिक्र करना यहाँ बहुत जरूरी है। एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो चर्चा को आगे यहीं से बढ़ाएंगे। रहिएगा मेरे साथ। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विचगियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान, हेलो किसान, हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो वायदे के मुताबिक एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर हम लौट आए हैं सच के साथ अब देख रहे हैं। और आज बात हो रही है सरकार के 7 बड़े फैसलों की। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये फैसले बहुत ही कमाल के हैं, महत्वाकांक्षी योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए दिखाई देते हैं और इसमें 2047 की एक झलक भी हम देख सकते हैं। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए एसके सिंह मेरे साथ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर से। सिंह साहब, कई बार हम कहते हैं और समझते हैं कि भाई योजनाएं तो बना ली जाती हैं, ढेरों योजनाएं बनती हैं, फैसले भी लिए जाते हैं, एमओयू तक साइन हो जाते हैं, लेकिन सर धरातल पर आते आते योजनाएं दम तोड़ देती हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्या इस बात की कोई गारंटी है? क्योंकि पिछला ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि ऐसा नहीं हुआ है। क्या हम ये माने कि उसकी पुनरावृत्ति ही होगी और जो कहा जा रहा है वो फिर से होता हुआ नजर आएगा? एग्जीक्यूशन लेवल पे इन 7 बड़े फैसलों को आप कैसे टेस्ट करते हैं सर? घनश्याम जी, ये बात बिल्कुल सही है कि योजनाएं हमेशा बहुत अच्छी बनती रही हैं, लेकिन जब हम धरातल पर उसको ले जाते हैं तो वो उस रूप में नहीं हो पाती है। कुछ समस्याएं हैं थी, लेकिन इन समस्याओं को एड्रेस करने के लिए, इन समस्याओं से पार पाने के लिए हमने मानव इंटरवेंशन को न्यूनतम किया है। अच्छा। मानव इंटरफेस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन न्यूनतम रहेगा। उसके साथ ही हमने सब चीज़ों को डिजिटलाइज करने की कोशिश करी है, चाहे वो योजना का इम्प्लीमेंटेशन हो। हर डाटा देखें कि किसी सूचना को निकालने के लिए पटवारी से मिलना पड़ता था, तो ये अब आगे जानते ही हैं, अब किनसे मिलना पड़ता था, उनसे मिलना पड़ता। आज सब कुछ डिजिटली अवेलेबल है सर। वो कई दिनों तक तो सर्वर हैंग भी रहते हैं सर, इस तरह की खबरें भी आती हैं। हाँ, तो किसान पंचायत केंद्र तक जाते हैं, वहाँ सर्वर ही काम नहीं करते। मैं इससे भी वो नहीं करूंगा डिनाई, ऐसी तस्वीरें और ऐसी खबरें भी आती हैं सर, इसी डिजिटल मिशन को लेकर जो आप समझा रहे हैं मुझको। हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन जब समस्याएं आती हैं तो उसका निवारण भी तो हो रहा है। हम एक ई-नाम योजना चला रहे थे कि जब स्टार्ट किए 2016 में, तो हर मंडियों में, मंडियां गाँव में हैं, गाँव में ये समस्या हर जगह आ रही थी। आज वो समस्याएं कहीं नहीं आ रही, सब खत्म हो गई हैं, कहीं इक्का दुक्का दिखाई पड़ती हैं। तो जब किसी चीज़ की टेस्टिंग होती है, शुरुआत होती है, इसीलिए इसको पायलटिंग के रूप में हमने
हमने 3-4 साल पहले ही शुरू किया था। अच्छा। तो उसकी सफलता पर मुझे नहीं लगता कि आज की तिथि में कोई प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और फिर भी कोई समस्याएं आएंगी तो उसका निवारण किया जाएगा। तो क्या किसी तरह का प्लान बी भी तैयार होता है जब हम इतनी बड़ी योजनाएं इस बड़े लेवल पे लाते हैं जिसमें हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी है, क्या कोई बी प्लान भी हम तैयार करते हैं? नहीं, ये योजना टेस्टेड है। बी अच्छा। प्लान कब तैयार होता है कि जब हम सडनली योजना बनाते हैं, उसको फ्लोट कर देते हैं। जब हम किसी योजना के पायलटिंग पर जाते हैं, 1-2 साल पायलटिंग करते हैं, तो पायलटिंग ही एक प्रकार से बी है मॉडल कि हमने पायलटिंग कर लिया, अब सक्सेसफुल है, अब हम ओरिजिनल इम्प्लीमेंटेशन में आ जाते हैं। तो अभी वो मुद्दा यहाँ पैदा नहीं होता है फिलहाल तो। ठीक है, लेकिन सर जो योजनाएं सरकार की तरफ से, आपको क्या लगता है कि ये वो कौन सा फॉर्मूला है जिसके जरिए हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि 2047 तक की बड़ी तस्वीर इन 7 फैसलों के जरिए हम देख पा रहे हैं? क्या हम बहुत ज्यादा आशान्वित हो रहे हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा रहे हैं, या फिर हमें धीरज के साथ सारी चीजों को समझना होगा और थोड़ा स्पेस, थोड़ा टाइम हमें सरकार को भी देना होगा? हमें एक उदाहरण के तौर पर और डाटा के साथ मैं समझाने का प्रयत्न करता हूं प्लीज। कि यही कहा गया है कि 2047 तक हम फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पालेंगे। ठीक है। अब हमारा आज का उत्पादन फूड ग्रेन का 329 मिलियन मेट्रिक टन है। ठीक है। हम कह रहे हैं कि 2047 में हमारी जो आबादी इस समय 142 करोड़ है, वो जा करके 160 करोड़ या 162 करोड़ होगी, जो ग्रोथ रेट है 0.68-0.7 का, वो मेंटेन करते हुए। अब उसके लिए खाद्यान्न की कितना ज़रूरत पड़ रही है? खाद्यान्न की ज़रूरत पड़ रही है 402 से लेकर 437 मिलियन मेट्रिक टन। अब ध्यान दें कि दोनों में बहुत कम गैप है, दोनों के प्रोडक्शन, आज के प्रोडक्शन में और 2037 में, जो 2047 में जो हमको ज़रूरत है। लेकिन यहाँ मैं किसान भाइयों को और श्रोताओं को स्पष्ट करना चाहूँगा कि फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का ये कतई मतलब नहीं है कि हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक उपलब्ध है। अच्छा। जबकि इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसा होता तो हम तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, जितना स्टॉकिंग है, स्टॉकिंग का 7% कर रहे हैं ना, 12% वहाँ कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम कहते हैं कि फूड सिक्योरिटी 100% शायद नहीं है। तो इसका कारण ये होता है कि फूड अवेलेबल हो, फूड चाहने वाले को, सिटीजन को, जनता को, पब्लिक को एक्सेसिबल हो, के पहुंच में हो। तीसरा, वो अफोर्डेबल हो। अगर धान चावल है और 500 रुपया किलो है, वो खा ही नहीं पाएगा तो हम कहेंगे फूड सिक्योरिटी है। ये तीनों फैक्टर जब काम करते हैं तभी फूड सिक्योर होता है, नहीं तो फूड सिक्योरिटी नहीं होती है, चाहे वो खाद्यान्न हमारे पास भंडार भरा हो। इसी प्रकार न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की भी बात आती है कि यही तीनों पे कसौटी पर इसको हम कसते हैं कि भैया ये हमारे पास उपलब्ध है कि नहीं। न्यूट्रिशन की क्या ज़रूरत है कि भाई ऐसा खाना खाया जाए कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, आपको रोग ना लगे, और आपको जो रोग लगे उससे भी निपटारा कुछ ना कुछ हो जाए। इसी को कहते हैं हम न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। चुनौतियां तो चौतरफा हैं सर, फिर इसका मतलब तो हम सॉल्यूशन भी पा रहे हैं। सुरक्षा भी देनी है, किसानों की आमदनी भी बढ़ानी है, डिजिटल भी उनको इक्विप्ड करना है, आपको कृषि विज्ञान और कृषि शिक्षा पे भी जोर देना है। तो सर इतनी सारी चुनौतियों के बीच जो स्ट्रेटेजी अख्तियार की जा रही है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, एग्जीक्यूशन है, वो एकदम प्रॉपर है सर? नहीं, लीनियर नहीं है ना। यहाँ देखें, जो आप बात कर रहे हैं, कई सारे को इंगित किए तो लीनियर में होता है कि ये है तो ये है तो ये है तो ये है, सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ये चुनौतियां नहीं है सर? हैं? ये चुनौतियां नहीं है, मैंने नहीं, चुनौतियां हैं। चुनौतियां नहीं हो चाहे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, लेकिन चुनौतियों के लिए हमारी पूर्ण तैयारी है आगे जाने की कि हम इन चुनौतियों को पार करके इसको कैसे सफल होंगे। उन डाटाओं के साथ बताया कि हमारे पास खाद्यान्न के उस लेवल तक पहुंचने की कोई समस्या ही नहीं है। बस हाँ, इसके अच्छे से हम अफोर्डेबिलिटी कर लें, एक्सेसिबिलिटी कर लें, इसका वितरण सुनिश्चित करा लें, यही जरूरी है। ये भी हो ही रहा है। 81.1 करोड़ मतलब 2/3 पॉपुलेशन को हम फूड पहुंचा ही रहे हैं। अच्छा, तो कहाँ समस्या है? मुझे तो कहीं दिखता नहीं। ठीक है, लेकिन सिंह साहब कई बार सरकार के विजन को ब्यूरोक्रेसी के लेवल आते आते तक धक्के लगने लग जाते हैं सर। वो जो रोड में ब्रेकर होते हैं ना, वैसा कुछ होने लग जाता है। क्या सरकार के विजन को ब्यूरोक्रेसी उसी लेवल पे सपोर्ट करती दिखाई देती है, जिससे सरकार का विजन, सरकार की जो सोच है, सरकार की जो आगे की दूरदर्शिता है, वो पूरी तो मुकम्मल हो जाए? आपको लग रहा है कि वहां तक वो सिस्टम डेवलप हो गया है? जब सरकार की मंशा होती है, संकल्प होता है, मैं महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल करूँ, जब सरकार किसी कार्य को संकल्पित होती है तो ब्यूरोक्रेसी या कोई भी हो सकता है, कुछ अड़चने आए, आती होंगी। नहीं आती हैं? हाँ, तो आती है कि नहीं आती है सर? नहीं,
आती है कि जो भी नहीं आती होंगी उसको सरकार पार पा जाती है, हाँ। उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। बड़ा जो भी- पोर्शन किसका मतलब आप कह रहे हैं? सरकार का बड़ा पोर्शन है। हाँ, सरकार की विल पावर स्ट्रांग होती है तो ब्यूरोक्रेसी जैसी अड़चनें मायने नहीं रखती हैं। ब्यूरोक्रेसी तो उसी के साथ कदम से कदम मिलाने का प्रयत्न में रहती है ना सरकार के साथ। अगर सरकार ढीला हवाली करती है, ढीला ढाली करती है, तो ब्यूरोक्रेसी भी उसी पे चली जाती है। अगर सरकार चुस्त दुरुस्त है तो ब्यूरोक्रेट्स को भी तो चुस्त दुरुस्त रहना ही ठीक होगा। है, तो उनके पास विकल्प भी सरकार नहीं के है। लिहाज से तो अगर जैसी कोई स्थिति है ही नहीं, सरकार तो चुस्त दुरुस्त है, सरकार का बड़ा विजन है, सरकार दूर तक सोच रही है, सरकार किसानों की बात कर रही है। हातम सिंह नागर मेरे साथ मौजूद हैं। नागर साहब के वाकई जो कुछ बातें अभी सिंह साहब समझा रहे हैं वो आपको पूरी तरीके से समझ आ रही है, किसान पूरी तरीके से समझ रहा है? और अगर ये बातें पूरी तरीके से समझ आ रही हैं तो सर वो कौन किसान है थोड़े खफा थे, थोड़े सड़कों पे, थोड़े से आंदोलन में थोड़े से रूठे नजर आते हैं? वो पॉलिटिक्स है क्या विशुद्ध तौर पे? देखो ऐसा है घनश्याम भाई जी कि निश्चित रूप से पिछले आप देखो 9-10 साल से ये सरकार जितने चिंतित किसानों के लिए है और एक के बाद एक जो योजनाएं लेके आ रही है। मुझे सरकार नहीं समझनी आपसे सर, मुझे रूठे हुए किसान समझने। मैं रूठे हुए किसानों पे भी आऊंगा, मैं रूठे हुए किसानों पे भी आऊंगा। आप पहले सच्चाई की बात सुन लें, फिर रूठे हुए किसानों की बात आ जाएगी। ये जो अभी जैसे इन 7 पॉइंट की बात करो जो 100 दिन में सरकार का एजेंडा था, उसमें किसान सामने खड़ा है। और उन्होंने चाहे आप कृषि डिजिटल की बात करें, चाहे आप पशुधन के स्वास्थ्य की, मतलब एक एक चीज 1 बाय 1 करके, ये एक दिन की नहीं होगी। जैसे सिंह साहब बता रहे थे कि काफी देर से इन पे काम चल रहा होगा और उन्होंने एक एक चीज करके फिर किसान के लिए बनाई है। किसान कैसे आगे बढ़ेगा और इस देश में कैसे खुशहाल होगा, जो इन चीजों से लग रहा है कि निश्चित रूप से किसानों के लिए आने वाला समय बहुत ही फायदे का रहेगा। अब आप बात करो जैसे नाराज जो हमारे किसान भाई हैं, उनके लिए भी मैं ये कोई ऐसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि कोई चीज़ हम समझाने में कामयाब नहीं होते हैं या दूसरे भाई समझने में कामयाब नहीं होते हैं या कहीं ना कहीं राजनीति भी घुसी हुई होती है। मेरे सवाल में गोल मत करिए सर, मेरा सीधा सवाल है, जो रूठे हुए लोग हैं, अगर आप कह रहे हैं कि सब कुछ सरकार सही कर रही है, सब कुछ किसानों के हित में है, तो जो फिर रूठे हुए किसान हैं क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स कर रहे हैं? आप किसान नेता हैं सर, इसलिए मैं आपसे मैं वही बात कर, मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सरकार की और उसकी बात नहीं कर रहा कि आप एक बात देखो, जो धरने पे बैठे हैं अभी पिछले जो शंभू बॉर्डर पे बैठे हैं, कौन किसान है वो? ठीक है, वो हरियाणा और पंजाब के किसान है। MSP पे सबसे ज्यादा जो खरीदारी हो रही है वो हरियाणा और पंजाब में हो रही है। उन्हें कौन सी दिक्कत आ रही है? ये तो जानना चाह रहा हूँ, फिर वो क्या है सर? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति है। अच्छा। उसमें बहुत सी चीजें हैं घनश्याम भाई जी जो नेशनल चैनल पर नहीं कही जा सकती। उसमें बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हमारे देश के भी खिलाफ है। अच्छा। वो पीछे से उन्हें बरगलाया जा रहा है, उन्हें एक माहौल बनाया जा रहा है। बड़ा बयान है सर ये आपका? हाँ, ये मैं कह रहा हूँ, बड़ा बयान है नेशनल टीवी पे आपका। ये हाँ, यही मैं कह रहा हूँ, उसमें बहुत सी चीजें ऐसी पीछे से घुसी हुई हैं जो उन्हें बरगलाकर एक माहौल देश का खराब करना चाह रहे हैं। कई लोगों के बयान आए उसमें। किसान नहीं है? नहीं, मैं किसान नहीं, ये नहीं कह रहा, जो बलगरा रहे हैं वो किसान नहीं है। अच्छा। जो ये किसान है जो किसी वजह से उन्हें किसी तरीका से उनके कहने से भटक रहे हैं। ठीक है। जब सरकार के प्रधानमंत्री, कृषि मंत्री आपके घर जाके बात करने को तैयार हैं, चंडीगढ़ जाके बात करने को तैयार है, केंद्र के 4 मंत्री, तो बात करने में क्या प्रॉब्लम है? जवाब मिल गया, यानी देश का किसान खुश है और जो हो रहा है रूठने मनाने के नाम पे वो पॉलिटिक्स हो रही है। वो निश्चित रूप से पॉलिटिक्स हो रही है। आसिम रावत मेरे साथ है। रावत जी, लौटते हैं फिर दोबारा राजनीति से इधर पशुधन की बात करते हैं, पशुओं की बात करते हैं, गौधन में आपकी एक्सपर्टीज है सर। आपको क्या लगता है कौन कौन सी मूल तौर पे जरूरतें होती हैं जिनको अब कम से कम एनलाइटन किया जा रहा है, समझा जा रहा है और फिर उसे आगे काम करने के तौर पे बढ़ाया जा रहा है योजनाओं के जरिए से? देखिए, पशुधन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसे देखना ज़रूरी है। अगर हमें अपने किसान की आय दुगनी करनी, मैं भी किसान हूँ, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग करता हूँ, गौपालन करता हूँ, तो जब कोई आपका पशु बीमार होता है तो आपको उसे हॉस्पिटल ले जाना होता है, कोई वेटनरी क्लिनिक आप ले जाते हैं। कई बार वो जो आपका पशु है, जो गाय है, गोधन है, वो इतना भारी होता है कि ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो एक बहुत अच्छी स्कीम और आई है जो कई सालों से चल रही है, कुछ राज्यों में बहुत अच्छी इंप्लीमेंटेशन है इसकी। जैसे तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड बता सकता हूँ मैं, जहाँ पर जो एक मोबाइल वैन
वो जाती है और केस आपको कॉल करना है, वो आपकी कॉल लॉग हो जाती है और वो जाकर ट्रीटमेंट देती है एट योर डोर स्टेप। ये आप सोच नहीं सकते थे साहब पहले। उत्तराखंड में भी ऐसा होता है? जी, मैं उत्तराखंड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ की भौगोलिक स्थितियां दूसरे स्टेट बहुत हार्ड है। और मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं चैनल में बैठा हुआ हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत से वेटेरियन से मैं बात करता हूँ, डॉक्टर्स से साहब, वो कुछ तो ऐसे हैं जो 10-10 किलोमीटर पैदल चल के इलाज करके आते हैं। अच्छा जी, 10-10 किलोमीटर मैंने उनको चलते हुए देखा है। सुबह बैग डाल के चले जाते हैं। कुछ ऐसी जगह यहाँ रोड नहीं है, तो देखिए वो एफर्ट की कमी नहीं है। अब बेसिकली जैसे अब हम इस पे चर्चा में सुन ही रहे थे कि जब विजन क्लियर होता है आपका, जब विजन है, तो जैसे हमने बात की कि क्या क्या फायदे हो रहे हैं, वो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद उसको महसूस कर रहा हूँ कि एट योर डोर स्टेप आपको इलाज मिल रहा है। अब आपको कॉल करने की तो थोड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसे लॉग करिए अपनी कॉल को जो है, और वो फॉलो अपने आप करते हैं कि भाई कॉल रिजॉल्व हुई नहीं हुई, आपका ट्रीटमेंट आपको मिला नहीं मिला। टीकाकरण बहुत एक ऐसी चीज हुआ करती थी, जानकारी सबके पास है कि ऐसा हो रहा है। देखिए ये स्लो एंड स्टडी होती है जो इन्फॉर्मेशन, जो अभी इसमें एक और टॉपिक आपका था, ये 7 जो पॉइंट्स थे कि जो नॉलेज शेयरिंग है या जो उसको जो पेनिट्रेशन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसका इसके ऊपर एक बजट आवंटित है साहब, क्योंकि बहुत सारी अच्छी स्कीम्स पहुंच नहीं पाती हैं। एंड जो यूजर है, जो किसान है, उसको पता ही नहीं है। ठीक है ना। तो सर ऑर्गेनिक फार्मिंग है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करनी है, तो नेशनल सेंटर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग बनी हुई है साहब, गाजियाबाद में भी है, और पूरे देश में उसके छोटे छोटे यूनिट्स हैं। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो पूरा सिखाते हैं कैसे आप उगाइए, कहाँ बेचिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो बहुत से किसान आते भी हैं, लेकिन बहुत से को पता भी नहीं है। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो इसकी तो कोई भी इसमें दो राय नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन जो इतनी अच्छी है, ये इतनी अच्छी जो नीतियां हैं वो पेनिट्रेट करें, उसमें तो बिल्कुल स्कोप है। और मुझे लगता है कि इसमें कई साल और लगेंगे कि साहब जो है ये पूरी किसान तक जा पाए। हम लेट हो गए क्या? अब देखिए, अब ये तो मैं चाहता कि और जल्दी हो जाए, ये तो आशा तो आपको हमेशा होती है। जो चीज हम 2024 में बात कर रहे हैं, तो क्या इससे पहले किए जाने की जरूरत थी? देखिए मुझे लगता है कुछ भी रही हो तो नहीं हो पाया हो, इस सरकार ने, दूसरी सरकारें रही हो, जो भी रहा हो, लेकिन क्या हम लेट हैं इस पे? मैं तो कहूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारी जो योजनाएं थी, देखिए बात होती है आप अच्छी योजना बना रहे हैं, लेकिन उसे इम्प्लीमेंट करने वाली ब्यूरोक्रेसी होती है। आपने कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया, क्या वो एंड यूजर तक, किसान तक पहुंची? तो उसमें तो हम हमेशा ही देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ कि वो एंड यूजर तक नहीं पहुंच पा रही है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो आपने सवाल पूछा कि हाँ भाई ये डेल्टा है अभी जो, लेकिन तेजी से भर भी रहा है, क्योंकि एप्स आ गई हैं, डिजिटलाइजेशन हो रहा है। अब बहुत सारी जानकारी जो पहले नहीं थी, अब एप्स के द्वारा आपको मिल रही है। कई बार दूसरों के किए हुए गड्ढे खुद को भरने पड़ते हैं, शायद वैसा ही हो रहा है मुझे लग रहा है। तो 70 साल के गड्ढे हैं, धीरे धीरे भरेंगे, वो मसला दूसरा हो जाएगा। ठीक है सर, मैं आऊंगा आपके पास। शिवाजी सरकार भी है। शिवाजी सर, जिन गड्ढों को हम भरने की बात कर रहे हैं, वो कितनी रफ्तार से बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, और ये भी एक कितना बड़ा चैलेंज सरकार के सामने आपको दिखाई देता है, क्योंकि कई चीजें हैं जो नए तौर पे लानी है, लेकिन कई चीजें पुरानी हैं जिनको दुरुस्त करना है। नए सिरे से कई बार चीजें सृजित करना आसान होता है, बनिस्बत पुराने को ठोक पीट के सही करना। कुछ ऐसा ही दिखाई दे रहा है कैसे? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बहुत सारी कोशिशें सरकार कर रही है जी, और सरकार जो भी कुछ कर रही है उसमें देखिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर साइंसेस, उसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैंक्स और जो यूज़र्स है इनके साथ इंटरैक्ट करके बहुत सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इकोनॉमिक सर्वे ने ही जो आज का रोड मैप है उन्होंने ही दिया है, और उन्होंने जो है खामियां भी बताई हैं। अच्छा, उन्होंने खामियां बताई है। देखिए उनके बताने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। जो खामियां बताई है कि उनका मानना है अभी भी किसानों को जो है जिस तरह के दाम मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे। मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ वो सही है गलत है क्या है, बस जो सरकारी जो एक्सपर्ट्स है उनका कहना है कि उनको जो दाम मिलना चाहिए, और उनको उन्होंने जो कहा, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया कि इंटरनेशनल मार्केट्स उनके लिए खोल देने चाहिए, जिससे कि इंटरनेशनल मार्केट के जो इंटरनेशनल प्राइसेस। एक बात ये भी है ना सर, जो काम करेगा खामियां उसी में तो होंगी, जो काम नहीं करेगा हाथ रख के बैठ जाएगा तो गलती की गुंजाइश ही नहीं है। आप बैठे रहिए, कंबल तान के सो जाइए, जो काम करेगा उसी में कमियां होंगी, फिर वो इंप्रूव करेगा अगर ऐसा है तो। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि सरकार जो है और सरकार का जो पूरा तंत्र है वो खामियों का हिसाब भी अपने पास रखती है और उस हिसाब से काम करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि जो सिंचाई की व्यवस्था है वो हमारी बहुत दुरुस्त नहीं है। अच्छा, उसमें जो नॉर्मल सरफेस वाटर है, नदी नाले नहर जो है इनसे जो लिए जाते हैं, उसमें 40% के आसपास जो है हमारी एफिशिएंसी है। ग्राउंड वाटर की एफिशिएंसी 50 से 60% है। उनके कहने का तात्पर्य साफ है
कि हमें सिंचाई का जो है, एक तो पूरे देश में नहीं है यूनिफॉर्म, ये भी उसमें मेंशन्ड है। तो सिंचाई की व्यवस्था को हमें ज़्यादा अच्छी तरह से करनी है। सिंचाई की व्यवस्था के लिए उन्होंने ड्रिप फार्मिंग की बार बार, हालांकि ड्रिप फार्मिंग हो रही है बहुत सी जगह, फिर भी बार बार वो कह रहे हैं कि ड्रिप फार्मिंग होनी चाहिए, क्योंकि उनका कहना है कि पानी की जो कमी हो रही है, और उनके ने ये भी सिफारिश की है कि धान से हम दूसरी जगह जा सकते हैं या नहीं। तो परेशानियों का पूरा जो ब्यौरा है वो सरकार के पास है, और सरकार मेरे ख्याल में उसका ख्याल रख रही है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि एक जो एग्रीकल्चर की जो सिस्टम है, उन्होंने कहा कि बहुत सक्सेस हमने की है, पर उसके साथ साथ एक समस्या आ रही है, जितना एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में होना चाहिए उतना हो नहीं पा रहा है। और वो कहा कि एग्रीकल्चर को हमें एफिशिएंट बनाना है, क्योंकि कोविड के वक्त हम देख चुके हैं कि किस तरह से कोविड के समय में कृषि क्षेत्र से ही जो है लोगों को बहुत सारी ज़्यादा सपोर्ट मिली है। तो हमें ऐसी व्यवस्था करनी है कि कृषि में जो है रोज़गार के जो मौके हैं वो बढ़ें। तो आपका इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें रोज़गार के मौके और बढ़ने चाहिए, और सरकार जो है को सामने ये सारी समस्याएं उनके सामने हैं। अब डिजिटल मिशन की बात आप कर रहे हैं, उसमें देखिए डिजिटल मिशन में कई चीज़ें सिंह साहब ने कहा है। उसमें उन्होंने कहा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। देखिए, डिजिटल मिशन में सूखा कैसे होगा या बाढ़ आ रही है और उसमें कैसे मैनेजमेंट करना है। जैसे इस साल देखिए सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही 24 जिले जो बाढ़ में बिल्कुल ग्रस्त है, और बहुत ज़्यादा बाढ़ हुई है, और पूरे देश में ही इस तरह के हालात हैं। तो इन सारी चीज़ों की जो स्टडी करके किसानों को तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसमें किसानों का ही होगा ना, बाकी लोगों का होगा। तो इसी तरह की जो सैटेलाइट डाटा है, वेदर मौसम की जो चीज़ें हैं, वो सैटेलाइट डाटा से कैसे इनका मैनेजमेंट होगा, इनके भी रोड मैप उन्होंने बनाई। इसका मतलब देखिए, समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें अभी पूरी तरह से नहीं हो पा रही। और इसका एक चीज़ जो है, मैं और उस बात खत्म कर रहा हूँ, जी हाँ बिल्कुल छोटी सी बात कर रहा हूँ। इन सारी चीज़ों का जो है, ये सारे सॉइल प्रोफाइलिंग और इन सारी चीज़ों का जो है, जो डाटा हमारे पास है, उसके जुड़ाव कहाँ से है? किसान को जो बैंक लोन्स मिलते हैं उससे जुड़ाव है। बैंक जो क्रॉप के असेसमेंट करेंगे, जिस डिजिटल प्रोसेस से हमें जो पता चल रहा है, तो उसके हिसाब से करके किसान को उस तरह से वो लोन देंगे। तो ये सारी चीजें सामने हमारे हैं, और सरकार को जितनी खामियां हैं उसके बारे में सरकार को पता है। ठीक बात है। और इन 7 बड़े फैसलों में बड़ा फैसला डिजिटल कृषि मिशन का है, जैसे मैंने जिक्र भी किया, अपने आप में एक वृहद विषय है, एक लार्ज सब्जेक्ट है, इस पे हम आगे आने वाले मंगलवार के अपने शो में खास बातचीत करेंगे। तो वो शो आपको जरूर देखना है, डिजिटल कृषि मिशन पे अगले मंगलवार को विस्तार से हम बातचीत करेंगे। लेकिन आज हम इन 7 फैसलों को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक में यहां ले रहा हूं, लौटूंगा तो यहीं से चर्चा आगे बढ़ाऊंगा। आप मेरे साथ रहेंगे, पता है मुझको। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। तो आज सच के साथ में बात हो रही है उस सच की जो हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे विकास को लेकर चिंतित है सरकार। और ये चिंता सिर्फ कहने के लिए नहीं है, किताबों में नहीं है, फाइलों में नहीं है, ये धरातल पे
दिखाई देती है जब वो चिंता को दूर करने का प्रयास करते हैं। और इन प्रयासों का नाम है वो 7 बड़े फैसले जो हालिया कैबिनेट में पास किए। बड़ा सा एक बजट भी एलोकेट हुआ है उसके लिए, और उसी को आज हम समझ रहे हैं। तो मेरे साथ सभी खास मेहमान मौजूद हैं। सिंह साहब मेरे साथ हैं, और ब्रेक पे कुछ बातें सिंह साहब से हो रही थी। तो सिंह साहब, यहाँ से आगे की बड़ी तस्वीर दिखाइए, क्योंकि अब हम उस पड़ाव पे पहुंच गए शो के जब हम इस तस्वीर को देखना चाहते हैं। यहाँ से अगले 4 कदम और क्या होंगे? कदम घनश्याम जी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, कि सबके समझ में आता है लेकिन बात होता नहीं है। बात क्या है, और उस पर इस बार जोर भी दिया गया है कि बहुत तकनीक उपलब्ध होती हैं, बहुत बीज उपलब्ध होते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए, लेकिन वो किसानों के पहुंच से हमेशा बाहर बने रहते हैं। उसका कारण है कि हमारी जो प्रचार प्रसार एक्सटेंशन की लिंक है वो उस स्तर तक नहीं है। इसको सरकार ने बहुत अच्छे से पहचाना इस नब्ज को, और उसने कहा कि इसको पैसा देकर कृषि विज्ञान केंद्र आज को स्ट्रेंथन किया जाए। देश में 725 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि एक्सटेंशन का इनका मुख्य कार्य नहीं है, यद्यपि ये लैंड टू लैब प्रोग्राम के आधार पर 1974 में शुरू हुई, लेकिन यह कार्य जो होता है स्टेट की मशीनरी की थी। स्टेट में जो कृषि विभाग है, हॉर्टिकल्चर विभाग, एक्सटेंशन विभाग है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि इनकी जो एक्सटेंशन रिसर्च होता है वो डिमॉन्स्ट्रेशन बेस होता है। फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, रिसर्च डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, तो किसान जब उसको देखता है तो आसानी से उसको ग्रहण करता है और आगे ले जाता है, क्योंकि वो दिखाता है। तो ये कहा गया कि भाई कि इनको स्ट्रेंथन किया जाए, तो हम अपनी बातों को, चूंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, प्रोडक्टिविटी देश की बढ़ानी है, नए नए तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करके, इसलिए इनको आगे लाया जाए। लेकिन सर, कृषि विज्ञान केंद्र और किसानों के बीच का जो राब्ता है, जो संबंध है, वो क्या वाकई उस लेवल पे स्टैब्लिश हो पाता है जितनी बड़ी जरूरत है? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि किसान विज्ञान केंद्र उस एक्टिवनेस के साथ रोल निभाते नजर नहीं आते हैं सर। नहीं, कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ, लेकिन कितना सहमत है सर ये भी बताते चलिएगा। अब इसको क्वांटिफाई करना तो थोड़ा मुश्किल होगा क्या नाम के परसेंटेज में बताना, लेकिन सरकार का यह प्रयास है कि वहाँ पर हर तरीके के, आप देखते हैं 7-8 टाइप के वहाँ पर एक्सपर्ट होते हैं, चाहे क्या नाम प्लांट प्रोटेक्शन के भी एक्सपर्ट होते हैं, उत्पादन के भी एक्सपर्ट होते हैं, पशुधन के भी एक्सपर्ट होते हैं, और ये लोग गाँव में जाते हैं, उनको 4 से 5 गाँव अडॉप्ट करना पड़ता है, उन गाँव में वो सर्वांगीण विकास भी करते हैं। तो हम केबी के उसकी मॉनिटरिंग होती है सर कभी? सर उसकी मॉनिटरिंग होती है, किसने कितना अडॉप्ट किया, किसने कितना काम किया, उसका कुछ बनता है सर? उसका आप जानते हैं कि जितने ये क्या नाम केबी केज हैं, इनके 3 मॉनिटरिंग एजेंसीज होती हैं। कुछ केबी के ICR के अंतर्गत आते हैं, और उनकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के, कुछ राज्य सरकार की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में, कुछ NGOs के हैं। कैसे होती है मॉनिटरिंग सर? इनकी मॉनिटरिंग के लिए बिल्कुल चैनलाइज स्ट्रक्चर्ड व्यवस्था है। जो राज्य सरकार के हैं, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज इनके काम की मॉनिटर करती हैं, रिव्यू करती हैं, इनके साथ रेगुलर मीटिंग करती हैं। यही क्या नाम के ICR के जितने हैं उनकी भी रेगुलर होती है, रिव्यू होती है। जिनको अडॉप्ट करना होता है सिर्फ उनसे मीटिंग करके मॉनिटरिंग हो जाती है, या जाके देखते हैं कि भाई हुआ नहीं हुआ काम? नहीं, काम तो देखा ही जाता है, साथ में उन गाँव में भी विजिट। सर, आपने मुझे कोई जिम्मेदारी दी है और आप मुझसे मीटिंग करके पूछेंगे तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि आपने मुझे जो काम दिया था वो नहीं हुआ मुझसे। आज इस सरकार की सोच बदल गई है। एक उदाहरण देकर मैं बताता हूँ कि एक प्रोफेशनल एजेंसी इंगेज की गई है, तो कहा गया कि प्रोफेशनल एजेंसी को तो पैसा दे रहे हो, उसके रिव्यू मत करो, उसका जो कार्य किया जाना है, जो या PO को जो प्रमोट कर रही है, या PO अच्छे हुए हैं कि उनको रिव्यू करो। तो अब जो उनसे प्रभावित लोग हैं, जिनको इम्पैक्ट करना है, उनके प्रगति को, मतलब स्कूल के टीचर का नहीं, स्कूल के स्टूडेंट्स का रिव्यू करके उनका प्रोग्रेस हम पता कर लेते हैं। ये सिद्धांत बदला हुआ है। चलिए, तो ये बदलते हुए भारत की बदलती हुई तस्वीर में यही आपके मुंह से सुनना भी चाह रहा था। हातिम सिंह नागर मेरे साथ हैं। नागर साहब, ये कृषि विज्ञान केंद्र जिसका जिक्र भी सिंह साहब कह रहे थे, 1202 करोड़ इस फैसले में उनको दिए भी गए सर, कितनी इंपॉर्टेंट है सर ये सब कुछ, कितना एग्जिस्ट करते हैं? और आप जहां से आते हैं कि वहां पे भी इतना ही एक्टिवली कृषि विज्ञान केंद्र काम करते हैं? क्योंकि सर इंपॉर्टेंट कड़ी है ये, मैं इसलिए समझ रहा हूं, ये किसानों के बीच में और सरकार के बीच में एक बड़ी कड़ी है जो स्ट्रांग होनी चाहिए, है क्या सर वो? देखिए, मैं आपके इस क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा जो आपने घनश्याम जी किया है जी। एक बड़ी चीज आपने जो बहुत बड़ी इस समय इस देश में चल रही है, हाँ, एक प्रोपगेंडा बनाया जा रहा है, उस पर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा था कि जो किसान बैठे हैं क्या ये किसान नहीं है? आप घनश्याम जी याद करो, सारे यहाँ हमारे पढ़े लिखे भाई बैठे हैं कि शुरू में जब किसानों को आंदोलन हुआ तो वो MSP के लिए हुआ,
कि सिर्फ किसानों को एमएसपी चाहिए। आज की तारीख में आप देखिए लगभग 24 फसलों पे इस सरकार ने एमएसपी दे दी है, जिनके रेट बढ़ा दिए हैं। आज भी अब जब एमएसपी की बात करेंगे तो वो किस आदतों की बात करने लगेंगे, वो किसी दूसरे की बात करने लगेंगे। पूछ चुका और 12 मिनट बाद आप उसको मुझे जवाब दे रहे हैं। नहीं, वो तो मैं अब ब्रेक चला गया, ब्रेक के बाद फिर मैं लौट आया। अगली बात करिए ना सर। अगली बात ये है कि जो अभी आप बात कह रहे थे, जो सिंह साहब से आप क्वेश्चन कर रहे थे क्रॉस, मैं कह रहा हूँ कृषि विज्ञान केंद्र कितना इंपॉर्टेंट है सर, मुझे ये बताइए। जो डिजिटल जो अभी ये बात कर रहे हैं उसका यही सबसे बड़े कारण है कि अभी जैसे रावत जी ने बताया कि ऑनलाइन शिकायत हुई तो ट्रांसफर बदला गया। ये डिजिटल इसीलिए है कि अपना किसान अपने खेत में खड़े होकर ऑनलाइन अगर किसी चीज की बात करेगा तो वो रिकॉर्ड वहां जाएगा जहां से योजनाएं चालू हो रही हैं। किसान ये जानता है कि उसे कैसे शिकायत करनी है ऑनलाइन। निश्चित रूप से अब सब किसान पढ़े लिखे हैं। अब वो जो हमारे पूर्वज थे या हमसे बड़े थे जो एजुकेशन इतनी नहीं जानते थे वो नहीं है। किसान जो नई जनरेशन जो आ गई है जिसकी उम्र 50, 55, 60 साल है वो सब आजकल तो ये सब्जी वाले तो कर रहे हैं, जो बेचारे दूर प्रदेशों से आके यहाँ सब्जी बेच रहे हैं, उन पे भी सब मोबाइल है, सब पे स्मार्टफोन है, तो वो चीजें सब समझ रहे हैं। और ये चीजें जो चर्चा तो जैसे आप चर्चा कर रहे हैं तो बीच में कृषि विज्ञान केंद्र की आवश्यकता नहीं है, आप कह रहे हैं। नहीं है, क्यों नहीं है? तो मेरा सवाल ही वो है सर। नहीं, जब वो लोग जाएंगे, अभी आप कह रहे थे ना भाई जो मतलब एक योजना बनाई भारत सरकार ने, क्या ये किसानों तक जाएगी? कह रहा हूँ सरकार की योजना और किसानों के बीच एक इंपॉर्टेंट कड़ी है केवीके सर। ये किस तरीके से काम करते हैं और जहां से आप आते हैं, क्या आपका अनुभव है कि ये जो संस्थान है एकदम एप्रोप्रिएट काम कर रहे हैं, प्रासंगिकता है इनकी? देखो, प्रासंगिकता तो निश्चित रूप से है। काम कितना कर रहे हैं उसमें 19-20 हो सकती है, उसमें सुधार की जरूरत है, सुधार हो रहा है। लेकिन जो अब जो चीजें धीरे धीरे आ रही हैं, जो आपके दिमाग में संशय है, हो सके भारत सरकार के दिमाग में भी यही संशय हो, तभी इसे पूरी ऑनलाइन करके डिजिटल करके सारी चीजें वो लेके आ रही है, जिससे कोई भी किसान अगर उस चीज पे वो डालेगा कोई शिकायत अपनी, तो उसकी जो मेरे ऊपर और जो बैठा होगा उसके ऊपर जो और अधिकारी बैठा मेरा होगा। तो काम ही है कि इस प्रोग्राम के बाद किसी के मन में कोई संशय न रहे, इसलिए हर संशय को दूर करने का प्रयास डीडी किसान करता है और ये डंके की चोट पे करता है, 2 दिन करता है। वो अच्छी बात है। संशय खत्म होगा सर, संशय का तो मतलब ही नहीं है। नहीं, इसीलिए कोई डायलेमा नहीं रहेगा सर, सब साफ रहेगा। ये जो सरकार है इसके दिमाग में भी कोई संशय नहीं है। आपने अब से पहले कभी देखा कि कृषि के लिए इतनी तरह योजनाएं चलाई जा रही हो, किसानों के लिए? आप एक उद्योग लगाते थे तो वहां तो योजना बनाई जाती, बिजली कहां से आएगी, सड़क कहां से आएगी, पानी की इसकी क्या व्यवस्था होगी। आज ये व्यवस्था ये सरकार इस खेत, किसान और खलियान के लिए कर रही है। तो हमें लग रहा है कि इसकी नीयत साफ है और निश्चित रूप से इसके रिजल्ट हमें बहुत अच्छे देखने ठीक लग रहा है सर। आपको नीयत भी साफ है और इस नीयत के चलते जो फैसले लिए जा रहे हैं उसकी ट्रांसपेरेंसी भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है, वो हम देख पा रहे हैं। आऊंगा सर मैं आपके पास, समय रहा तो असीम रावत मेरे साथ मौजूद है। तो असीम भाई, क्या वाकई बदलते भारत की इस बदलती हुई तस्वीर में आपको कुछ बदलाव बड़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं? समय कम है सर, थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, इसलिए फिर वाइंड अप भी बढ़ना है। जी बिल्कुल हो रहे हैं। आप जैसे यही जो प्रोग्राम मान लीजिए, इसमें आपने किसान को बुलाया हुआ, 2 किसान बुलाए हुए और इसमें पत्रकार भी हैं और इसमें ब्यूरोक्रेसी से भी हैं। ये पहले होता था, कितने किसान आते थे प्रोग्राम्स, कितने अवार्ड्स होते थे। अब आप पद्मश्री दे रहे हैं, पद्म भूषण दे रहे हैं, नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड, मैं डेयरी सेक्टर का बता रहा हूँ, और इसी सेम चीज़ आप कृषि में ले लीजिए। देखिए तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक इंटेंट है सरकार का ऊपर से जो दिखता है और इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। अब उसमें जरूर डेल्टा है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन की होती है, नहीं वो डेल्टा को स्वीकार करती है सरकार सर। और ऐसा भी पहले नहीं देखा कि आप सरकारी चैनल में बैठ के ये बता पाएंगे सरकार की खामियां क्या है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट बेबाकी के साथ बताते हैं कि ये खामियां हैं भाई, ये खामियां सहज तौर पर स्वीकार कर रही है सरकार। तो ये भी सरकार की खासियत है सर, ये अभिव्यक्ति की आजादी जो दी जा रही है हम लोगों को, ये भी सरकार की खासियत है। प्लीज कंटिन्यू सर। जी, तो ये आपने देखिए बहुत अच्छा पॉइंट कहा। कब हमने ऐसे बैठ के कभी बात की थी? सही बात है। आप अब उठा लीजिए 10 साल, ये अभी कुछ ही सालों से मुझे दिखता है कि किसान आते हैं, बात रखते हैं, और कई बार वो बात जरूरी नहीं कि वो ऐसी हो जो आपको पसंद हो, लेकिन फिर भी आप अलाउ करते हैं, उस टीवी स्क्रीन में आप उसको टाइम देते हैं। इसीलिए संशय दूर तभी होगा। इस संशय भी तभी दूर होगा जब दोनों तरह की बातें निकल के सामने आएंगी। तो मैं बहुत आशावान हूँ, ये सही डायरेक्शन है। और जो गैप्स हैं, जैसे जो आपने केवीके के बोले या ट्रेनिंग्स के बोले, देखिए ये कंटिन्यूअस है। इसमें जितने ज्यादा एफर्ट लगेंगे, जितना ज्यादा पहुंचेंगे, और जो यूथ है, देखिए यूथ को भी एग्रीकल्चर, डेयरी की तरफ लाना अब आसान नहीं है, क्योंकि वो भी डिस्ट्रैक्ट
इफेक्टेड है। और जो पहले खेती किसान करते थे अब वो क्या हो रही है, मैं आपको दावा करता हूँ बहुत से पहाड़ों का मैं आपको बता सकता हूँ कि साहब गांव के गांव खाली हैं, घोस्ट विलेजेस कहा जाता है। और ये चीज प्लेन्स में भी है। आपने सिर्फ उसको जो है किसी को रेंट पे दे रखा है या वो ऐसे खाली पड़ा है, बंजर पड़ा है, और हम रो रहे हैं कि साहब एमएसपी नहीं मिल रही है या हमारी जो है हम कृषि नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कहीं ना कहीं गैप्स हम में भी हैं जो एक किसान के रूप में, और दूसरा अपॉर्चुनिटीज हैं। अब एग्जांपल के लिए यूएस सबसे ज्यादा, अमेरिका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का। सेकंड नंबर पे नीदरलैंड्स है, बहुत छोटी कंट्री है। जब वो नंबर 2 हो सकती है तो भारत जैसा भूभाग जिसमें इतने अच्छे मौसम है, सारी चीजें अवेलेबल है, तो हम क्यों नहीं है नंबर 2? ये तो वो चीजें तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा स्कोप है। और ये भी बदलाव की बात है कि हम भारत में बैठ के अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पे भी अपने को आंकने का प्रयास करते हैं। ये भी बदलाव की बात है। शिवाजी सर, आखिरी में आपके पास आ रहा हूं सर, और आखिरी कमेंट आपका, लेकिन मेरे पास सर 1 मिनट 20 सेकंड आपके लिए मात्र। प्लीज अपनी बात बताइए और ये बताइए कि सरकार के इस विजन को हमें और कैसे देखना चाहिए। अगले चरण वो कौन कौन से होते हैं सर? 1 मिनट 10 सेकंड रह गया जी। अगले चरण जो है सरकार ने आखिर में जो बताया है, उन्होंने जो क्रॉप साइंस जो है, यानी कि एग्रीकल्चर साइंस है, एग्रीकल्चर एजुकेशन है, मैनेजमेंट है, और उसके साथ साथ जो लाइव स्टॉक हेल्थ प्रोडक्टिविटी, और उससे भी बड़ी चीज़ जो है जो रिसर्च और पूरी जो शिक्षा की व्यवस्था है उसका जो आधुनिकीकरण करना है। देखिए एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय रहा है, पिछले अगर 2-3 दशक आप ले लें, इसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी भी क्षेत्र में बदलाव हुआ है इंडस्ट्री के या एक सॉफ्टवेयर के और आईटी को छोड़ के, सबसे ज़्यादा बदलाव जो है कृषि क्षेत्र में हुआ है। और सरकार जो है इन चीज़ों को समझ रही है। सरकार बदलाव सुखद है जी, बदलाव सुखद है। देखिए बदलाव में कई बार कुछ चीज़ें होती है, बदलाव में हर चीज़ जो है जैसे की जाती है रिसर्च में, हो सकता है बिल्कुल वैसा नहीं हो तो उसमें तुरंत चेंज भी किए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है डायनामिक होता है। और कृषि में जो है आप ये कहें कि एक चीज़ को कोई लेके आया वो बिल्कुल हर वक्त सक्सेसफुल होगी, ऐसा भी नहीं होता। तो उसके जो है काट होती है, उसके तरीके होते हैं, उसके इम्प्रूव किए जाते हैं। और ये जो है ये लगातार ये किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर आपने पूछा, कृषि विज्ञान केंद्र पर सरकार ने काम उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। स्ट्रेंथन करने का मतलब सरकार को भी मालूम है कि 725 जो है, देखिए 725 ही हमारे पास इस वक्त है। तो सरकार की सोच है कि उसको और बढ़ाना है। लगभग अगर आप लें तो हर जिले के हिसाब से एक कृषि विज्ञान केंद्र है, और जिलों की जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। तो और उसके अलावा कृषि विज्ञान की जो तकनीकी चीजें हैं और वो और चीजें हैं, उसको भी जो है इसको इम्प्रूव किया जा रहा है, जिससे कि किसानों को लाभ हो। ठीक है सर, समय इतना ही, माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। बहुत शुक्रिया सर आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच सर। बहुत धन्यवाद। तो डिजिटल कृषि मिशन, फिर मैं याद दिला रहा हूं, अगले मंगलवार को इस पे हम वृहद तौर पे बात करेंगे। आपके कोई सवाल हो तो फिर आज के प्रोग्राम के नीचे आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल छोड़ सकते हैं। लेकिन 7 बड़े फैसलों की मैंने बात की, लेकिन 6 महीने पहले एक बड़ा फैसला आपने लिया था हमारे साथ कनेक्ट होने का इस शो के जरिए, और वो फैसला आप बखूबी निभा रहे हैं। 100% उसका रिजल्ट हमको दिख रहा है, और ये प्रसन्न होने के लिए मेरे को बहुत काफी है। मैं आह्लादित हूं, खुश हूं, प्रफुल्लित हूं, और ये प्यार और ये आशीर्वाद आपका यूं ही बना रहेगा, ऐसी उम्मीद कर रहा हूं। प्रोग्राम बीच में से देखा, थोड़ा छूट गया, थोड़ा और देखना चाहते थे तो बस थोड़ी ही देर में YouTube का आपके पास लिंक अवेलेबल होगा हमारे डीडी किसान के चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। आपके कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं। अगले मंगलवार होगी मुलाकात, तब तक के लिए रखिए ख्याल। नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं मूंग के भाव की। गुजरात की दाहोद मंडी में मूंग का भाव 7,750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राजस्थान की सूरतगढ़ मंडी में मूंग की खरीद 6,850 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ मंडी में मूंग का कारोबार 8,610 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं आलू के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में आलू का भाव 2,305 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आलू की खरीद 2,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की जोधपुर मंडी में आलू 1,700 रुपए प्रति क्विंटल बिका। अब बात करते हैं पपीते के भाव की। गुजरात की दीसा मंडी में पपीते का भाव 3,875 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में पपीते के सौदे 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। राजस्थान की जोधपुर मंडी में पपीते का कारोबार भी 1,700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ।
सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। क्या जो नॉन बासमती चावल है उसको बेस्ट प्राइस इस बार मिल पाएगी? 11-21 क्या इस बार 5,000 रुपए के ऊपर जा पाएगा? धान की कीमतों के अंदर तेजी का रुझान दिखाई देगा या फिर आएगी मंदी? इन सभी सवालों के जवाब के लिए देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमान अजय शर्मा जी के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रेडी टू प्लेबैक। प्रत्येक शनिवार और रविवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते